अगर मेरे कुछ करने से बॉम्ब फट गया, मेरे अकेले की जान जाएगी। 50 लोग मर गए बॉम्ब फटने के बाद, टेररिस्ट का काम हो गया ना। आप सातारा के ऐसे गांव से आते हो जहाँ पे शायद हर घर में एक फौजी है। बिल्कुल सही है। सातारा शहर का नाम ही फौजी शहर करके है। और हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ विलेजेस है, जैसे कि अपशिंग है, उसका नाम ही है मिलिट्री अपशिंग। अच्छा, करेक्ट। तो ये कैसे ऐसे है कि हर घर में एक फौजी है? क्यों ये ऐसे रिवाज है? देखिए, आपने अगर हम अपना इतिहास पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फौज के लोग थे, अच्छा। काफी सारे लोग मराठी मावड़ा ही थे ओके। उसी एरिया से। ओह। और अगर आपको मालूम ही होगा कि सातारा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का राजधानी शहर भी था। अच्छा। इसीलिए वहाँ पे वो एक तो महाराष्ट्र के लोग जो मार्शल रेस बोलते हैं, अच्छा। ये कारण है कि ज्यादातर लोगों का फौज की तरफ आकर्षण है। मार्शल रेस मतलब? मार्शल मतलब लड़ाई करने वाली रेस। ओके। हाँ ओके। हाँ, क्षत्रिय। क्षेत्रीय है। हाँ, अमेजिंग सर। अच्छा, और आपने जब भी फौज ज्वाइन किया था तभी आपने सिपाही के भी नीचे पोस्ट पे ज्वाइन किया था? हाँ, फौज की शुरुआत ऐसे होती है। सिपाही जो है वो एक ट्रेन सोल्जर है, वो लड़ाई में जाने के काबिल है। ओके। लेकिन उसकी ट्रेनिंग होने के बाद, ओके। वो ट्रेनिंग तकरीबन 1 साल की होती है। ओके। और ट्रेनिंग के दौरान में जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको रिक्रूट बोलते हैं। रिक्रूट। अच्छा। तो मिलिट्री इन्फेंट्री की ट्रेनिंग जो होती है वो 52 वीक्स, 52 हफ्ते की होती है। अच्छा। तो उस 52 हफ्ते के लिए वो रिक्रूट होता है। ओके। उसके बाद अगर वो सभी टेस्ट में पास हो गया, फिजिकल, वेपन्स, तो फिर वो सिपाही बनता है। अच्छा। और फिर उसको हरी वर्दी मिलती है। ओके। ट्रेनिंग के दौरान में उसको हरी वर्दी पहनने का हक नहीं है। वाह। उसको एक अलग किस्म का कपड़ा होता है जिसको हम मजरी कपड़ा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो पहचान में आता है कि ये आदमी ट्रेनिंग के नीचे है, अभी अच्छा। पूरा सिपाही बना नहीं है। और जिस आदमी के बदन के ऊपर हरी वर्दी है, इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो लड़ाई के लिए काबिल और फिट है। अमेजिंग अमेजिंग सर। Yeah. और वो रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल होता है कि Yeah. कहीं मिलेगा नहीं दूसरे मार्केट में। सही, बिल्कुल सही है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कानून है कि मिलिट्री का ड्रेस जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, वो कानूनन अपराध है। अच्छा। अच्छा। हम्म। तो ये जो मूवीज में यूज करते हैं वो एक्चुअली सिमिलर कलर्स? सिमिलर कलर होता है, लेकिन उनके बैज वगैरह जो होते हैं ना, हाँ। वो उल्टे पलटे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब सही नहीं होते हैं। करेक्ट करेक्ट। आम आदमी को सही लगता है, लेकिन एक फौजी आदमी को वो सही नहीं लगता। ओके। उसका टोपी किसी और ब्रांच का होगा, हाँ। उसके एपुलेट्स कुछ और ब्रांच के होंगे, कि उसका बेल्ट कुछ और ब्रांच के होंगे, राइट। तो इसीलिए हो। तो ये रिक्रूट से मेजर तक का सफर जो था वो कितने सालों का था? देखो, रिक्रूट का ट्रेनिंग 1 साल का है, 22 वीक्स का। ओके। उसके बाद गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि कम से कम 6 साल सिपाही में निकालने पड़ेंगे, ओके। तभी आप ऑफिसर्स के लिए, कमीशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ओके। इसका मतलब 1 साल का ट्रेनिंग, 6 साल कम से कम सिपाही में रहने के, ओके। 7 साल। उसके बाद आप टेस्ट देना चालू कर देते हैं हाँ। ऑफिसर बनने के लिए। ओके। और आपके काबिलियत के ऊपर है कि आप पहले बार सिलेक्ट होते हैं या दूसरे बार होते हैं, अच्छा। उस हिसाब से। और जो जवान होते हैं, हाँ। उनके लिए ऑफिसर इंटरव्यू का एज लिमिट जो है वो 27 साल तक वो कर सकता अच्छा, है। तो अगर वो 27 साल तक नहीं बने तो फिर वो वापस कभी वो सिपाही बन के रहेंगे? नहीं, फिर वो मिलिट्री में 3 ग्रुप होते हैं। ओके। एक सिपाही, एनसीओज, ओके। ये होते हैं, यानी कि सिपाही, लांसनायक, नायक, हवलदार, ये एक ग्रुप होता है। ओके। इसको पीओबीआर बोलते हैं, ओके। पर्सनल बिफोर ऑफिसर्स रैंक। ओके। उसके बाद जेसीओज होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ओके। ये ग्रुप होता है। और तीसरा ऊपर का ग्रुप ऑफिसर्स का होता है, ओके। जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट से चालू होके जनरल तक जाते हैं। अच्छा, तो वो हायरार्की क्या है? सेकंड? सेकंड लेफ्टिनेंट, अभी सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक निकाल दिया है, ओके। लेफ्टिनेंट से चालू होता अच्छा। है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ओके सर, ये जो लेफ्टिनेंट बोला जाता है इसका क्या मतलब है? जैसे वाइस कैप्टन वैसे वाइस
नहीं लेफ्टिनेंट मतलब वो रैंक है कि वो एक किस्म का इंटर्न करने वाला ऑफिसर, इंटर्नशिप करने वाला। ओके, अच्छा, मतलब अभी पूरा जैसे मैंने सिपाही का बोला आरी वर्दी होने के बाद फिट है, राइट, वैसे आर्मी में ऑफिसर्स का जो है ना, जो असली ऑफिसर जिसको बैटल में कमांड मिलती है ट्रूप्स की, वो मेजर रैंक को मिलती है। ओके, तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, इनको सीख के मेजर बनना पड़ेगा, हाँ हाँ, सब बैटल स्ट्रेटेजी वगैरह सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो मेजर बनेगा। और एक मेजर रैंक ऐसी है जो लड़ाई के दौरान में एक ट्रूप्स के बॉडी को कमांड कर सकते। ओके सर। 1971 के बांग्लादेश वॉर में आप एक्चुअली फील्ड पे थे। रिक्रूट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो थी एज ए ट्रेनिंग सोल्जर, वो रांची में। ओके, और रांची में ये 1970 की बात है। हाँ हाँ, तभी नक्सलाइट मूवमेंट जो बंगाल में हो रहा था, राइट, वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। करेक्ट, नक्सलबारी जो वेस्ट बंगाल में है, हाँ, वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट का शुरुआत हुई थी। ओके, और तभी फौज को बुलाया था फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छा, तो हमारी बटालियन रांची से कलकत्ता चली गई अच्छा, नक्सलाइट मूवमेंट का बंदोबस्त करने। राइट, और उसी दौरान में ये बांग्लादेश का जो गड़बड़ी थी वो राइट, चालू हो गई। अच्छा, तो बटालियन उधर ही रुकी। ओके, फिर हमने वहाँ पे जो है वो लड़ाई की तैयारी की। वो जो बांग्लादेश के जो लोग आए थे, वो जो शोल्डरिंग करना चाहते थे, हाँ, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना चालू कर दिया। अच्छा, और फिर मैं लास्ट पोस्टिंग कृष्णनगर तक चला गया। ओके, कृष्णनगर ये शहर है जो बॉर्डर में है इंडिया और बांग्लादेश के। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली लड़ाई चालू होने से पहले मेरे को ऑफिसर्स ट्रेनिंग का कॉल आ गया ओके, और मेरे को वापस जाना पड़ेगा, बेंगलोर में जाना पड़ा अच्छा, इंटरव्यू के लिए। ओके, और इंटरव्यू में ऑफिसर्स का मैं पहले चांस में सेलेक्ट हुआ। ओके, और फिर मैं यूनिट वापस गया नहीं, फिर हाँ। ट्रेनिंग के लिए चला। अच्छा, लेकिन ऐसे होता है वॉर के बीच में भी? नहीं, अभी क्या होता है कि आमतौर पे थोड़ा सा मैन पावर का शॉर्टेज वगैरह होता है लड़ाई के टाइम पे। करेक्ट, कमांडर लोग वगैरह छोड़ते नहीं है, ऐसे छुट्टी वगैरह बंद हो जाती है। राइट, लेकिन मेरे केस में करियर का सवाल था, मेरा लास्ट चांस है। अच्छा, तो कमांडिंग ऑफिसर अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा सा सब, रहम किया। हाँ, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा लास्ट चांस है, शायद ओके, इसके बाद मेरी एज लिमिट हो जाएगी। राइट, तो रिक्वेस्ट करके मैंने उन्होंने छोड़ दिया, तो मैं निकल गया। अच्छा, अच्छा। फिर सर ये जर्नी में बॉम्ब एक्सपर्ट या बॉम्ब डिफ्यूजन एक्सपर्ट ये कहाँ से आया? सी फौज में 2 किस्म के ये रहते हैं, एक फाइटिंग फोर्स होता है हाँ, और एक सपोर्टिंग फोर्स होता है। राइट, फाइटिंग फोर्स में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, ओके, ये चीज़ आते हैं। सपोर्टिंग में आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, हाँ, ये जैसे आते हैं जो पीछे से फौज को सपोर्ट करते हो। ओके, अब ट्रेनिंग के दौरान में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, हाँ, हाँ, तब आपसे चॉइस मांगते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। ओके, इन्फेंट्री में जाना चाहते हो, आर्मर्ड कोर यानी टैंक रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, आर्टिलरी यानी तोपखाने में जाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप जो मांगेंगे मिल ही जाएगा। ओके, वो आपका प्रोफाइल देखते हैं, फिजिकल फिटनेस, अच्छा, आपकी एप्टीट्यूड राइट, वगैरह वगैरह सब देख के और एक कमेटी बैठ के फैसला करती कि ये आदमी कहाँ सूट होगा, करेक्ट, और उस हिसाब से उसको भेज देते। राइट, मेरे केस में मेरे को ऑर्डिनेंस मिला, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ओके, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके, जो पीछे से फौज को सपोर्ट करने वाले। राइट, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर क्या करता है, एक नीडल से लेके, सुई से लेके टैंक तक सप्लाई करता है आदमी। ओके, इतना इन्वेंट्री है, कई लाखों चीजों का इन्वेंट्री है। अच्छा, एक जवान को एक सुई भी मिलती है फौज में। ओके, अगर लड़ाई के दौरान में बटन टूट गया हाँ, पैंट का, राइट, तो कैसे हो? पहन नहीं सकते हो, करेक्ट, पैंट घिस जाएगी। राइट, तो एक जवान को एक छोटा सा एक किट हो, आइटम होता है, किट, उसका नाम है हाउसवाइफ। अच्छा, उस थैली का नाम है हाउसवाइफ। हाउस है, उसमें 10-12 बटन, धागा, सुई, ये बैटल के लिए उसको दिया रहता है। ओके, करेक्ट, हाँ, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर एक सुई से लेके टैंक तक हथियार, गोली, बंदूक सब देते। कपड़ा, ब्लैंकेट, मच्छरदानी, टेंट, राइट, ये सब देता है। अभी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में 2 ब्रांचेस है। एक
जनरल स्टोर्स एंड क्लोथिंग, ओके कपड़ा लत्ता सुई धागा वगैरह वगैरह। एंड दूसरा है एम्यूनिशन एंड आर्मामेंट एंड एम्यूनिशन, ओके मतलब फौज को जो बारूद लगता है हाँ वो बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेना, राइट फौज के जहाँ जहाँ डिपोज है वहाँ स्टोर करना, करेक्ट और जैसी जरूरी है फॉरवर्ड ट्रूप्स की उनको दे देना। ओके अब देने के बाद ये देखना है कि जब वक्त पड़ेगा तब वो सर्विसेबल है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, राइट कहीं उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो गया खत्म और लड़ाई के टाइम पे काम नहीं किया तो राइट प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर तो उसका इंस्पेक्शन करने का है पीरियोडिकली, ओके उसका शेल्फ लाइफ खत्म हुआ बाकी है, और जिसका खत्म हो गया उसको वापस लेना और उनको फ्रेश स्टॉक दे देने का, ताकि लड़ाई के टाइम पे 100% एम्यूनिशन के ऊपर भरोसा हो जाए। भरोसा फिर रखे रखे कुछ एम्यूनिशन खराब होता है, अच्छा लाइफ ठीक है उसकी, हाँ लेकिन उसके कुछ हिस्से पुर्जे खराब हो गए तो उसको रिपेयर करना भी हमारा काम है। ओके जो ऑर्डिनेंस आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का एक्सप्लोसिव ब्रांच है उसका, राइट राइट एक तोप गोले में एक गोला नहीं होता है, उसका आगे वाला गोला रहता है, ओके पीछे वाला पीतल का ये रहता है, हाँ उसके अंदर बारूद रहता है, करेक्ट आगे फ्यूज होता है, राइट पीछे प्राइमर होता है, ऐसे कई प्राइमर ये होते हैं। कभी कभी एक दो पुर्जे खत्म होने से पूरा एम्यूनिशन फेंक नहीं सकते हम, ओके तो रिप्लेस कर सकते हैं, वो काम हमारा है। अभी यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है एक हम्म 1 साल का यंग ऑफिसर्स कोर्स, उसमें ऑर्डिनेंस के बारे में पूरा सिखलाई दे देते हैं करेक्ट कि आदमी को कपड़ा कैसे देना है, उसको चेंज कैसे करना है, एम्यूनिशन को रिपेयर कैसे करना है। इस कोर्स के आखिरी में दोबारा इवेल्युएशन होता है ओके कि आदमी क्लोथिंग साइड में फिट बैठेगा या एम्यूनिशन साइड में फिट, अच्छा उसमें भी डिवीजन उसमें भी डिवीजन हो जाएगा। और जो लोगों का एप्टीट्यूड है और समझ बूझ अच्छी है, और इन लोगों को एक्सप्लोसिव साइड में आते हैं, और बाकी लोग जो है वो जनरल स्टोर्स एंड क्लोथिंग साइड में जाते हैं। ओके अब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया यंग ऑफिसर्स कोर्स में कि आप एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव ब्रांच के ज़्यादा फिट हो जाएंगे, हाँ तो फिर वो एक 14 महीने का कोर्स है एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव। ओके वो हमारा कोर्स कॉलेज ऑफ ऑर्डिनेंस जबलपुर में होता है, अच्छा कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट नाम है उसका, जबलपुर में। तो 14 महीने का कोर्स है, उसमें फौज में जो है तकरीबन 2500 एक्सप्लोसिव के आइटम्स, 2500 2500 अलग 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 अलग, जो पुलिस के पास होते हैं वो मुश्किल से 303, हाँ 7.62, राइट AK-47 राइट या पिस्टल, बस एक गिने चुने ज़्यादा से ज़्यादा 10 आइटम हो सकते हैं। राइट इंडियन आर्मी के पास तकरीबन 2500 से ज़्यादा आइटम है, और उसका कहीं अलग अलग इस्तेमाल होता है। करेक्ट तो ये जो ट्रेनिंग है उसमें पूरा आपको सिखाया जाता है। अच्छा इस ट्रेनिंग की वजह से वो भरोसा आता है एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव हैंडल करने, ओके क्योंकि बहुत डेंजरस रहता है वो, अगर गलत तरीके से हैंडल किया है राइट तो प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट और नॉलेज नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकती ओके है। और पूरी फौज आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक जवान के पास जो गोली जाती है उस गोली के ऊपर उसको भरोसा होना चाहिए कि मैंने ट्रिगर दबने के बाद वो गोली जानी चाहिए, चलिए उसको मिस फायर नहीं होनी चाहिए। राइट तो वो काम हमारा है, जो एक्सप्लोसिव ब्रांच के ऑर्डिनेंस ऑफिसर्स है उनका। ओ तो यंग ऑफिसर्स कोर्स के बाद मेरा चयन एक्सप्लोसिव ब्रांच के लिए हो गया। ओके फिर मैं ये 14 महीने का कोर्स किया, और फिर मेरा लाइफ जो है वो एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव साइड में चला गया। करेक्ट या अमेजिंग सर सर बहुत सीखने को मिल रहा है सर आपसे। सर ये एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्का इसकी क्या स्टोरी है? देखो ये 23 जून 1985 को जो अपने टेररिस्ट है अपने देश के, आपको मालूम होगा, हाँ हाँ तो उन्होंने एक साजिश की और एयर इंडिया कनिष्का के एयरक्राफ्ट के अंदर रजिस्टर्ड बैगेज में, ओके जिसको हम होल्ड बैगेज बोलते हैं, उसमें एक टाइम बम रखा। अच्छा और वो फ्लाइट जो है वो कनाडा से वाया लंदन होके बम्बई आनी। राइट जब कनाडा से उड़ के लंदन जा रही थी तो आयरलैंड के कोस्ट के ऊपर वो टाइम बम फट गया। ओहो अब टाइम बम जो है ना वो बहुत खतरनाक है एयरक्राफ्ट के लिए, अच्छा क्योंकि एयरक्राफ्ट प्रेशराइज्ड होता है, राइट मतलब बाहर की हवा विरल होती है राइट और अंदर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए कंप्रेस्ड होती है, करेक्ट अंडर प्रेशर रहता है। राइट और बॉम्ब फटने से बॉम्ब का असर और अंदर का प्रेशर का हवा डबल हो जाता है। और ऐसे हालत में
किसी का बचना नामुमकिन होता है। राइट। तो इसी तरह से 329 जो लोग थे पैसेंजर्स क्रू, वो सबकी मौत हो गई। ओके। अब क्या होगा कि उस जमाने में इतना आजकल जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है वो नहीं होता था। नहीं होता। वो मामूली चेकिंग होता था और चले जाते थे। आज एक्सरे होता है, फिजिकल फ्रिस्किंग होता है, करेक्ट। गेट के ऊपर चेकिंग होता है, विमान चढ़ने से पहले लैडर के पास चेकिंग होता है, राइट। तो अंदर एयर होस्टेस गिनती करती है, बहुत सारे सिक्योरिटी चेकिंग है। राइट। तो वो अभी आज से कम हो गए हैं। करेक्ट। और इस वजह से हमको बहुत सीख मिल गई कि ऐसा ढिलाईपंथी नहीं चलेगा एविएशन सिक्योरिटी में। राइट। तभी क्या होगा कि जब ये एयर इंडिया का कनिष्का का बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो भी ये टेररिस्ट लोगों जो अपने थे उनसे बहुत खतरा था। ओके। और टेररिस्ट लोगों का ध्यान एविएशन के ऊपर ज़्यादा होता है। अच्छा, क्यों ऐसा है? देखो एविएशन का क्या है कि एक रास्ते के ऊपर एक ऑटो बस को अगर एक्सीडेंट हुआ और एक एयरक्राफ्ट को एक्सीडेंट हुआ तो पब्लिसिटी किसकी होती है? हाँ, करेक्ट। ठीक है कि नहीं? उसको हेडलाइन मिलती है, हेडलाइन। ऑटो इसको लास्ट पेज पे आता है। बरोबर बरोबर। और पब्लिसिटी इसलिए होती है कि एक विमान में 400 लोग होते हैं, हाँ, बस में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 होंगे, करेक्ट। उसमें से 4 लोग मर सकते हैं। हाँ, लेकिन एयरक्राफ्ट को कुछ होने से चांसेस किसी के सर्वाइवल का नील है। बहुत। और एयरक्राफ्ट एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, अच्छा। थोड़ा सा भी नुकसान हो गया ना उसको, हाँ। एक पंची टकरा जाता है जिसको हम बर्ड स्ट्राइक बोलते हैं, Yes, वो इंजन खराब हो जाता है। करोड़ रुपए का इंजन है, उसके प्लेन नीचे गिर सकता है। गिर सकता। तो ये सेंसिटिविटी बहुत है इसलिए। ओके। तो ये जब हादसा हुआ तब सरकार ने सोचा कि ये बढ़ रहा है टेररिज्म, और हमारे जो एयरक्राफ्ट आते हैं जाते हैं अपनी कंट्री से, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए पैसेंजर्स। ओके। तो हमने बोला एयरक्राफ्ट को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का है, तो बॉम्ब का है। ओके। हाँ। तो बॉम्ब का है तो क्या करना चाहिए, तो एयरक्राफ्ट के ऊपर और एयरपोर्ट के अंदर बॉम्ब आना ही नहीं चाहिए। राइट। सबसे पहले अगर एयरक्राफ्ट को बचाना है, टर्मिनल बिल्डिंग को बचाना है, तो क्या करना चाहिए, उस बॉम्ब को एयरपोर्ट से दूर रखो। दूर। मतलब चेकिंग ऐसे करो कि वो अंदर घुस ही ना पाए। करेक्ट। और बाय चांस घुस गया और मिल गया अंदर एयरक्राफ्ट में, टर्मिनल बिल्डिंग में, हाँ। तो उसको सुरक्षित निकामी करने का उपाय होना चाहिए। ओके। तो वो कौन करेगा? जो लोग ट्रेंड है राइट। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोज। एक एक्सपर्ट का काम क्या है, डिटेक्ट करना है कि जो चीज़ देख रहा हूँ वो बॉम्ब है, और अगर बॉम्ब कंफर्म हो गया तो उसको सेफली डिफ्यूज करना है। अगर उसने गलत हरकत करके उड़ा दिया है तो इसका मतलब टेररिस्ट जिसने रखा था उसका काम उसने किया है। राइट। तो ये बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल काम है। अब गवर्नमेंट को जो एयरपोर्ट चलाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पूरे एयरपोर्ट चलाते हैं, हाँ। आजकल प्राइवेट हो गए, लेकिन इससे पहले सब एयरपोर्ट अथॉरिटी चलाते। एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो उन्होंने बोला सर हमारे पास तो कोई मैन पावर है नहीं जिनको ये बॉम्ब के बारे में सब मालूम है। राइट। तो सरकार ने बोला क्या किया जाए, तो सरकार ने आर्मी को बोला कि आपके कुछ लोग हमको लोन पे दो अच्छा। 3 साल के लिए, ओके। और 3 साल में हम अपने लोग ट्रेन करेंगे और फिर आपके लोगों को छोड़ देंगे। करेक्ट है, करेक्ट। तो फिर ये खोज चालू हो गई कि किसको भेजना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस वाले एम्यूनिशन हैंडल करते हैं, करेक्ट। एक्सप्लोजिव हैंडल करते हैं, वो ट्रेंड होते हैं। राइट। तो हमारा जो डायरेक्टरेट है ऑर्डिनेंस डायरेक्टर, उनको बोला 4 एयरपोर्ट अपने हैं इंटरनेशनल, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई उस समय के। ओके। तो 4 बॉम्ब स्क्वाड तो चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट ये 4 एयरपोर्ट से जाती थी। राइट। तो बोले कि हमको 4 एयरपोर्ट के ऊपर तो बॉम्ब स्क्वाड चाहिए चाहिए। ओके। तो फिर एक्सपर्ट लोगों ने वर्कआउट किया कि भाई राउंड द क्लॉक सर्विस देनी है एयरपोर्ट के ऊपर, तो कितने लोग लगेंगे। तो उन्होंने सोचा कि 22 लोग लगेंगे अच्छा। राउंड द क्लॉक। चारों एयरपोर्ट में? चारों नहीं, एक एयरपोर्ट के ऊपर 22 लोग। ओके। लगेंगे, ऐसा 88 लोग लगेंगे। तो हमारे ऑर्डिनेंस कोर्ट को बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 88 पीपल सेलेक्ट कर और भेजो। राइट। वो 88 में 4 ऑफिसर्स 4 एयरपोर्ट के लिए, राइट। बीच वाला जो स्लैब है जेसीओस का, जिसको जेसीओस बोलते हैं, अच्छा। ऐसे है। हाँ। और कुछ जवान अच्छा। और कुछ ड्राइवर, ओके। स्वीपर, ओ, ये पूरा टीम। ये टीम होता है। अभी देखो एक बॉम्ब, तो ये हो गया। फिर वॉलंटियर्स मांगे लोगों को, हमारे सर्कुलर भेजा आर्मी के अंदर हाँ। कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को डेपुटेशन पे जाने के लिए ऐसी ऐसी जरूरत है, कौन जाना चाहता है। राइट।
तो हमने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसका जो रिस्पांस था वो बहुत था, ओके, जरूरत से ज़्यादा था। राइट, तो फिर सिलेक्शन हो गया, चलिए हाँ सिलेक्शन हो गया, यूपीएससी का सिलेक्शन हुआ, फिर हमारे एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह हुए, और फिर मैं उसी तरह से सिलेक्ट होकर बॉम्बे एयरपोर्ट पे आ गए। अब मेरे साथ 22 लोग आ गए। राइट, 22 लोग कैसे होते हैं? एक ऑफिसर, हाँ, मेरा डेजिग्नेशन ऑफिसर इंचार्ज बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड बॉम्बे का। मेरे नीचे 4 टीम लीडर, ओके, 4 टीम लीडर। टीम लीडर का रैंक जेसीएस का मिडिल लेवल, ओके, ऑफिसर्स टॉप लेवल, जेसीएस मिडिल लेवल, 4 जेसीएस। 4 इसलिए 12 घंटे का एक शिफ्ट, रात का एक शिफ्ट, और एक लीव रिजर्व, लीव रिजर्व करके, ऐसा ही है। ओके, अभी एक टीम के अंदर एक टीम लीडर, 2 बॉम्ब टेक्नीशियन, ओके, 2 असिस्टेंट बॉम्ब टेक्नीशियन, एक ड्राइवर। अच्छा, अगर एयरपोर्ट पे बॉम्ब कॉल आता है तो इतने लोग जाने चाहिए। अच्छा, तो ये टीम लीडर जो है मिडिल लेवल का, ही इज इंचार्ज ओके, कि इसने सब काम करने का है। राइट, जो ऑफिसर इंचार्ज बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, हम्म, उसको हर कॉल के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा, क्योंकि ही इज ऑफिसर इंचार्ज। राइट, उसको यूनिट को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जवानों का राशन है, हेल्थ है, वगैरह वगैरह। बट अगर कुछ हो गया तो वो ये नहीं, वो बोल सकता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी, करेक्ट, किस प्रकार से कॉल है, वो टीम जो गई है वो हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अगर वो समझता है नहीं कर पाएगी तो उसने खुद को जाना चाहिए अच्छा, और लीड करना चाहिए। लीड करना चाहिए, नहीं, ऑलमोस्ट लाइक अ कैप्टन, हाँ, ये जैसे टीम हेड है। के टीम का कैप्टन, हाँ, कैप्टन, टीम भले कैसे भी खेले तो इसका रेस्पॉन्स, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर इंचार्ज। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो अभी फौज के लोग, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, आर्मी के लोग 22 लोग आ गए। हाँ, अब ये 22 लोग ऑल ओवर इंडिया से आ गए। ओके, उसमें कुछ पंजाब से थे, कुछ हरियाणा से थे, कुछ केरला से थे, कोई कर्नाटक, कोई मद्रास से, कोई महाराष्ट्र से। राइट, फौज को ये नया नहीं है, बहुत अच्छी चलते हैं फौज इन सब लोगों के साथ। अच्छा, लेकिन एयरपोर्ट पे आने से हाँ, बाकी फौज का काम फील्ड में होता है, ओके, मतलब लेह लद्दाख इधर उधर सिविल लोगों से कांटेक्ट कम होता है। कम होता है, हाँ, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये 22 लोग आ गए। बॉम्ब कॉल आने से इंटरेक्शन बहुत होता है सिविल लोगों के साथ, राइट, पैसेंजर के साथ होता है, क्रू के साथ होता है, एयर होस्टेस के साथ होता है, पायलट के साथ होता है। अच्छा, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, हाँ, वो इतना अच्छा नहीं था। ओके, अभी एक ब्रिटिश एयरवेज का पायलट आ गया, क्रू आ गया, तो उनका एक्सेंट, उनका इंग्लिश वो समझना चाहिए टीम लीडर को। राइट, और अगर उसको घोटाला हो गया तो इंटरनेशनल न्यूज हो जाएगा ऑफ कोर्स, हाँ, कि बॉम्बे एयरपोर्ट का बॉम्ब स्क्वाड को तो कुछ आता ही नहीं है, अच्छा, इनको काम आता नहीं, इनको बातचीत करने को नहीं आता, इनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं। तो जब मेरे को नहीं जाना चाहिए 100% मेरे को जाना पड़ा, ओके, क्योंकि फिर बदनामी मेरे बॉम्ब स्क्वाड की होगी, मेरी होगी। राइट, और बॉम्बे एयरपोर्ट उस जमाने में टॉप एयरपोर्ट था, राइट, दिल्ली से भी आगे था अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स, अच्छा, पैसेंजर का आना जाना। करेक्ट, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरे बॉम्ब स्क्वाड के ऊपर कोई यस, ब्लेम आए कर। करेक्ट, तो 100% बॉम्ब कॉल मेरे को अटेंड करने पड़ते थे। कर, अब बॉम्ब कॉल कब आएगा ये आपको मालूम नहीं। ओके, हाँ, सुबह आ सकता है, शाम को आ सकता है, दोपहर को आ सकता है, राइट, दिवाली के दिन पे आ सकता है, दशहरे के दिन बाद। तो मेरे लिए 19 साल में रहा इधर एज इंचार्ज ऑफ बॉम्ब स्क्वाड। मेरे लिए उस 19 साल में ना संडे था, अच्छा, ना सैटरडे था, ना दिवाली थी, ना दशहरा। एवरी डे रेडी रहना, 24/7/360। अच्छा, ऐसे हालत में मैंने 19 ईयर्स एयरपोर्ट पे काम किया। काम किया, अमेजिंग सर। और बहुत सारे प्राइम कॉल्स, फेक कॉल्स भी आते थे, फेक कॉल्स आते, लेकिन फेक कॉल हम कब डिक्लेयर करते, जब चेकिंग हो चुकी है, चेकिंग हो चुकी, कुछ मिला नहीं, राइट, तभी ये हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि एयरपोर्ट इतना सेंसिटिव है कि एक कॉल आ गया, पिछले 10 कॉल फेक आई, ये भी फेक होगा, ऐसे एज्यूम करके नहीं चल सकते। नहीं चल सकते, वो पूरी ड्रिल करनी ही पड़ती है, अच्छा, एक जो प्रोसेस, प्रोसेस है। एक बॉम्ब कॉल आने के बाद पूरा एयरपोर्ट खाली करना पड़ता है, अच्छा, क्योंकि बॉम्ब को एयरपोर्ट की जगह रिस्ट्रिक्टेड है, बंद है। राइट, बॉम्ब फटने से बंद जगह में असर ज्यादा होता है, ओके, क्योंकि प्रेशर जाने को रास्ता नहीं मिलता है। राइट, एक खुले एरिया में जो बॉम्ब फटेगा तब असर कम करेगा,
और एक बिल्डिंग के अंदर बम फटेगा तो असर ज़्यादा करेगा, ज्यादा क्योंकि गैस बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता और डैमेज ज़्यादा हो जाता, इसलिए एयरपोर्ट खाली करना पड़ता था। राइट अब एयरपोर्ट खाली करना इतना आसान गोष्ट नहीं है। राइट पैसेंजर समझते नहीं समझते ये क्या चीज़ है, क्यों खाली कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट एयरलाइन वाले उनको अपना फ्लाइट टाइम पे जाना इसकी चिंता होती है, तो वो बोलते कि क्या बात है हमारी फ्लाइट ही हो जाएगी, पैसेंजर का कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, कनेक्टेड बहुत प्रॉब्लम रहता है। राइट और ये सब चीज़ बहुत टेक्टफुली करनी पड़ी। राइट सर और ऐसे 1000 बॉम कॉल मैंने अटेंड किए एयरपोर्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट के लिए, टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के अंदर कोई सस्पेक्टेड बैग मिली, सामान मिला है, राइट तो लोग बोलते थे, पुलिस बोलते थे तू जाके चेकिंग करना ओके मेरे तरीके से। उसमें मेरी सुरक्षा भी जरूरी थी। राइट ये नहीं कि मैं गया और बैग खोला और ये किया, राइट तो मेरे को भी अपनी ड्रिल है यस और मेरे को कंफर्म करना है कि इसमें बॉम्ब नहीं है। अगर है तो फिर आगे का सोचना है इसको कैसे मैं ये करूँ। बिल्डिंग के अंदर तो बॉम्ब नहीं उड़ा सकता मैं, अच्छा उसको तो बाहर सेफली लेके जाना पड़ेगा खुले में। राइट बहुत ही इमरजेंसी है बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कर सकता, तभी उसको बिल्डिंग के अंदर ये कर सकता हूँ। और वो भी कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, हाँ पूरा वो सैंड बैग वगैरह लगा के ताकि कम से कम डैमेज। करेक्ट ये बहुत इतना आसान नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर नहीं बॉम्ब स्क्वाड का काम, बहुत रिस्की और टेकफुल, बिकॉज पब्लिक एरिया है वो, राइट आना जाना लोगों का चालू है, फ्लाइट का टाइमिंग शेड्यूल ये सब कुछ। राइट सर हम लोग ये मूवीज में देखते हैं कि एक ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है और उसमें बॉम्ब को रखा जाता है और उसमें अगर ब्लास्ट हो जाए तो फिर वो अंदर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसा कुछ होता है ये? नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। अच्छा बॉम्ब बॉक्स में होता है, कुकर में होता है, ओके अंदर उसका मैकेनिज्म होता है। अगर टाइम मैकेनिज्म है हाँ तो अपने टाइम में वो फटेगा। ओके ओके और मैकेनिज्म अलग अलग किस्म के होते हैं, कुछ Okay. प्रेशर बॉम्ब होते हैं, राइट मतलब एक चीज रखी है उसको आपने हाथ लगाया उठाया तो वो प्रेशर निकल गया स्विच का तो उड़ गया, कुछ टाइम बॉम्ब होंगे। अच्छा कुछ वहाँ पे जैसा अपना दिवाली का पटाखा है उसको जलाने से फट राइट जाता है, राइट तो ऐसा भी होता है। ऐसे कहीं टॉयज होंगे हाँ ऐसा दिखने वाले, ऐसे रखे होंगे इनोसेंट, उसके हो सकता है। तो बहुत किस्म के हो सकते हैं। एक बॉम्ब टेक्नीशियन का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो ये पता करना कि इसमें टाइम मैकेनिज्म क्या है ओके क्योंकि बॉम्ब डिफ्यूज करना मतलब क्या है हाँ कि जो उसका मैकेनिज्म है उसको न्यूट्रलाइज करने। ओके अगर टाइम बॉम्ब है हाँ तो जो घड़ी है और जो पावर सोर्स है हाँ उसको बीच में डिस्टर्ब करने का, ओके उसको डिस्टर्ब करने का है। राइट अब वो इतना आसान नहीं क्योंकि वो बैग में बंद है, हाँ पहले तो आपको बैग खोलनी पड़ेगी। करेक्ट बैग खोलने में खतरा है, खुलने के अंदर टाइम मैकेनिज्म हो सकता है कि ओके बैग खोली और स्विच ये हो गया। अच्छा फिर आपके पास एक्सरे मशीन होता है, ओके लेकिन वो एक्सरे मशीन उस टाइम पे कितना क्लियर एक्सरे देता है, वो बैग कोने में है, आपको एक्सरे मशीन लगाने को जगह नहीं है, एंगल नहीं ठीक मिल रहा है, ओके लाइट नहीं है, राइट ऐसे बहुत दिक्कत आती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है नहीं और रिस्की भी है, बट कर पाते हैं हम इसलिए कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छी होती है। नहीं हम टीवी में देखते हैं लाल वायर है और ब्लैक वायर है, उसमें से एक का बात सही है, वायर कटने से टाइम बॉम्ब जो है हाँ एक बॉम्ब के अंदर 5 हिस्से पड़ते होते हैं। ओके एक होता है पावर सोर्स, ओके दूसरा होता है वायर्स, ओके तीसरा होता है स्विच, ओके नेक्स्ट होता है डेटोनेटर, और पांचवा होता है मेन एक्सप्लोजिव जो असली नुकसान करता है। अच्छा इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आपका बॉम्ब नहीं बनेगा। ओके ठीक है, राइट अगर मेन एक्सप्लोजिव नहीं है तो सिर्फ डेटोनेटर फटेगा, थोड़ा आवाज होगा, ओके कुछ नहीं होगा। असली काम हर एक आइटम का अपना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंट एक सेल जो है 9 वोल्ट का लगता है बॉम्ब में, अच्छा जो छोटा सा 9 वोल्ट आता है वो, दैट्स इट बस। और आजकल तो उसको ये करने को मैकेनिज्म आता है ऊपर से प्लग करने के लिए। 9 वोल्ट सेल को अगर ऊपर देखेंगे आप तो इसको प्रेस करके ऐसे पावर ले सकते हैं आप। अगर 9 उतना पावर सोर्स है, वो पावर सोर्स एक बड़े गाड़ी का फुल एक्सप्लोजिव एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक 9 वोल्ट का बैटरी पूरे इसका कर सकता है। ओके तो इसीलिए पावर सोर्स इज वेरी डेंजरस। राइट अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सेल अलाउड नहीं है, हाँ आपके सेल बैग में से निकाल के वो जब्त कर लेंगे। ओके हाँ लैपटॉप नहीं रखने देंगे राइट हैंड बैगेज।
करेक्ट, उधर रखने देंगे आप। अच्छा, तो सेल इज वेरी डेंजरस, सेल इज नॉट अलाउड इन एयरक्राफ्ट एंड इट इज नॉट अलाउड एनीवेयर। मॉल में भी अगर आप देखेंगे हाँ, तो आपके मॉल के सिक्योरिटी वाले कितने तेज है वो देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पावर सोर्स अननेसेसरी कोई लेके जा रहा है तो प्रॉब्लम है। और बॉम्ब को आइडेंटिफाई करना है तो अगर पावर सोर्स दिखा और कुछ तो दिखा, हर एक आदमी को एक्सप्लोजिव पहचान में नहीं आएगा। करेक्ट, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि बैटरी लगी है, कुछ वायर जा रही है, कुछ आगे ये है, तो राइट, साला बॉम्ब हो सकता है। बट ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं होनी जरूर। होनी जरूरी। सर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग हर एक को, और लेकिन एटलीस्ट स्कूल लेवल में बच्चों को देना चाहिए शुरुआत से ही? देखो, अगर आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे रोज, हाँ, आजकल पिछले 1 महीने में कम से कम 15-20 बॉम्ब कॉल आ गए एयरपोर्ट को इंडिया में, ओहो, अच्छा, और ये सिलसिला चालू है पिछले 2 महीने से। अच्छा, ऐसा नहीं होता था कि इतने बॉम्ब कॉल आ गए करके। राइट, तो कोई तो साजिश कर रहा है। अच्छा, अब इसको बंद कैसे करना है, तो इसको कुछ तो काउंटर मेजर होना चाहिए, राइट, ठीक है कि नहीं? हाँ, और काउंटर मेजर कैसा होना चाहिए? सिर्फ बॉम्ब स्क्वाड एयरपोर्ट पे बॉम्ब कॉल आने से काम नहीं करेगा, राइट, सभी लोगों का एक कॉपरेशन चाहिए। चाहिए, सभी लोगों ने इवैक्यूएट करना चाहिए करेक्ट, तुरंत, बगैर बताए हुए। अब बॉम्ब कॉल आ गए, लोग बाहर चले गए, अगला स्टेप क्या है कि बॉम्ब को ढूंढ के निकालो। करेक्ट, ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते। नहीं, बॉम्ब ढूंढने के लिए सबसे अच्छा कौन है? हाँ, जो आदमी वो एयरपोर्ट पे काम करता है, करेक्ट, उसको फैमिलियर है वो। पूरा एरिया, आज बॉम्ब स्क्वाड को मंत्रालय में बुला दिया है, हाँ, तो मंत्रालय का लेआउट मेरे को मालूम नहीं है। नहीं मान मेरे को बॉम्ब दिखाने के बाद मैं मेरी कार्रवाई चालू कर सकता हूँ। कर सकते, तो सर्च करने करेगा कौन? जो लोग वहाँ पे है वो, लेकिन सभी नहीं। हाँ, सभी जाने के बाद एक दो जो अच्छे पुराने लोग हैं जिनको अपना एरिया सबसे अच्छा है, राइट, जो बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज ये इस जगह की है, अच्छा, लेकिन ये चीज इस जगह की नहीं है, ये आज नहीं आई है, बराबर, तो ये कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हैं। राइट, तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। ये ट्रेनिंग जो है स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, नागरिक को हर एक होनी चाहिए। होनी, तो इस एरिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कम से कम 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग की है। वाह, अब ये 2 लाख कौन है लोग? एयरपोर्ट के स्टाफ, एयरलाइन के स्टाफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरलाइन सिक्योरिटी, मुंबई पुलिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओके, इन सब लोगों को राइट, 19 ईयर्स में कम से कम 2 लाख प्लस लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में क्या सिखलाया? हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ सस्पेक्टेड आर्टिकल, राइट, एक अनजान चीज को कैसे पहचानना, करेक्ट, उसमें बॉम्ब है करके कैसे पहचानना। हाँ, समझ लो वो एक लावारिस चीज है, राइट, तो उसको बॉम्ब समझ के ही ट्रीट करने का है। ओके, और एक बार हमको अनजान चीज मिल गई तो तुरंत क्या करना चाहिए? इवैक्यूएशन, राइट, राइट, और बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार करना चाहिए। करेक्ट, तो करेक्ट, ये चीज जो है, अभी एयरक्राफ्ट के अंदर कभी बैग मिल गई जिसका मालिक नहीं कोई, हाँ, तो बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, एयरक्राफ्ट को तुरंत को, अगर एयरक्राफ्ट मुंबई से दिल्ली जा रहा है, बॉम्ब कॉल आ गया, तो उसको हाँ, बीच में जोधपुर में उतार देते हैं। उसको करेक्ट, फ्लाइट चालू नहीं रहती, अच्छा, उसको बीच में उतार देते हैं। ओके, उतरने के बाद उसको आइसोलेटेड वे में लेके जाते हैं, टर्मिनल बिल्डिंग में नहीं। ओके, पैसेंजर को उतार देते तुरंत, और वहाँ का बॉम्ब स्क्वाड उसकी चेकिंग करके तसल्ली हो जाती है, तभी छोड़ देता। छोड़ देते हैं, राइट सर। सर और एक किस्सा है जहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में कुछ 450 बॉम्ब आए थे स्क्रैप में। हाँ, ये जो बॉम्ब है ना, आपको मालूम होगा कि ईरान इराक का लड़ाई जो था 10 साल चला। हाँ, उनको कुछ बॉर्डर इश्यूज था उनका, राइट, तो 10 साल उनकी लड़ाई चली, राइट, और वो दोनों तरफ से बहुत गोलाबारी हो गई। राइट, अब ये जो बॉम्ब जो है ना, तो बोला वो ऐसे उड़ के जाने के बाद जमीन के ऊपर इस तरह गिरता है, राइट, और उसके आगे के हिस्से में फ्यूज होता है। वो फ्यूज जो टकरा जाता है जमीन को, हाँ, तो फिर बॉम्ब की चालू होने की हरकत चालू हो जाती है। ओके, पहले फ्यूज फूटता है, फिर छोटा बारूद, फिर बड़ा बारूद, तो बॉम्ब फट जाता है। अच्छा, अब शुरुआत यहाँ से होती है, नोक से नो, वो टकरा जाता है जमीन के ऊपर। हाँ, हाँ, अब टकरने का क्या है कि उसको सफिशिएंट फोर्स मिलना चाहिए, राइट, राइट, मतलब ठीक तरह से उसको इम्पैक्ट होना चाहिए। इम्पैक्ट है, अगर कमजोर इम्पैक्ट हुआ तो फ्यूज नहीं फटेगा, ओके, फ्यूज नहीं फटेगा तो पीछे वाला बॉम्ब नहीं फटेगा। अब वहां पे रेतीली जमीन थी, राइट, और जब बॉम्ब गिरते थे तो पूरा इम्पैक्ट नोज को नहीं मिलने से काफी सारे बॉम्ब ब्लाइंड होते हैं। लाइन मतलब फूटते नहीं थे। हाँ, ब्लाइंड मतलब
तोप के बैरल से निकल गया, हाँ, लेकिन टारगेट के ऊपर फटा नहीं। अच्छा, मतलब उसके अंदर की कुछ सेफ्टी निकल गई है राइट, शुरू में, हाँ, लेकिन आखिरी सेफ्टी निकली नहीं है। राइट, अब वो सेफ्टी किस हालत में है, अब हाथ लगाएंगे और उड़ जाएगा, अच्छा, क्योंकि अंदर अंदर कितना तरह लेवल का सिक्योरिटी निकल गया है, कितना बाकी है, बाहर से नहीं पता सर। नहीं, तो एक ब्लाइंड बम जिंदा बम से डबल डेंजरस होता है। डेंजरस, अब क्या हो गया कि वहां पे फट गया। हाँ, हम लोग भारत में तो आपको मालूम है स्क्रैप का बहुत वैल्यू बहुत रहता है। आप अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ भी कितने कबाड़ी की राइट, दुकान में है, राइट, हाँ, और गोल्ड की तरह है अपनी इधर कबाड़ी का। का स्क्रैप इज लाइक गोल्ड, यस, तो उनको बेचना चाहते थे, हम लेना चाहते थे, 4 कंटेनर इधर आ गए। कि अब कस्टम के लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज चेकिंग करते हैं जनरल जनरल की, कि भाई डिक्लेरेशन ये है, वही चीज़ है क्या और कुछ है। और तो जब उन्होंने एक कंटेनर खोला तो उनको दिखा कि अरे सर ये तो कुछ अलग चीज़ है, हम पहचान नहीं पा रहे क्या चीज़ है। अच्छा, लेकिन एक आम आदमी को थोड़ा सा बॉम्ब के बारे में नॉलेज होता है, राइट, वो उसने वो अरे बॉम्ब 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 करके हो गए। अब जब एक में मिला तो एक ही जगह से 4 आए हैं, हाँ, और एक की मालिक के लिए तो चारों खोले, कि तो सब में ये मिला, राइट, तो हंगामा मच गया। करेक्ट, तो ये लोग एक पुलिस को बताया, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने, राइट, सबसे नजदीक का पुलिस स्टेशन येलोगेट पुलिस स्टेशन, ओके, उनको बुलाया कस्टम ने। तो तब मुंबई पुलिस का बॉम्ब स्क्वाड नहीं था, अच्छा, हाँ, वो मेरे को बुलाते थे, राइट, हालांकि मेरा काम नहीं है। ओके, क्यों? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ, मेरी जो पोस्टिंग नेमनूक है वो सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट की है। अच्छा, लेकिन एक एक्सपर्ट होने के नाते जब पुलिस मदद मांगते हैं तो मैं वॉलंटियर होके देता। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन ये वॉलंटियर हो मदद देने का ये ऑफिशियल हो गया, हाँ, ये वॉलंटरली देने का चीज़ ऑफिशियल हो गई। राइट, राइट, मुंबई के सर सभी 66 पुलिस स्टेशन होते थे, तो राइट, सभी पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के जो नोटिस बोर्ड होता था मेरा नाम होता था ऊपर, ओ, और मेरा टेलीफोन नंबर होता था। मतलब मेरा काम नहीं था, लेकिन ये ऑफिशियल हो गया। राइट, राइट, और ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने लगा कि मैं महाराष्ट्र सरकार का कर्मचारी हूँ। मेरे को तो वो कौन से बुलाने लगे, अच्छा, और मैं भी जाता था, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। करेक्ट, तो उन्होंने मुझे बुलाया। राइट, अब मेरा बॉम्ब स्क्वाड जो है वो बहुत छोटा सा बॉम्ब स्क्वाड 22 लोगों का है, ओके, उसमें सभी बॉम्ब टेक्नीशियन नहीं है, राइट, कुछ ड्राइवर है, कुछ हाँ, कुक है, कुछ सफाई वाला है। राइट, तो इतना बड़ा टास्क में नहीं ले सकता, अच्छा, और प्लस वो ये काम के लिए ठीक नहीं है, हाँ, उसके लिए ओपन जगह है। राइट, 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 तो फिर पुलिस को मैंने बोला कि एक काम करो कि रात को सब सुनसान हो जाएगा ना, 2 बजे के बाद जब ट्रैफिक इशू हो जाते, ये कंटेनर आप मुंबई शहर के बाहर लेके जाओ खुले एरिया में। ओके, हाँ, क्योंकि एज इट इज कंटेनर आए, अनलोड हुए, काफी उसमें हरकत हुई है, हाँ, कुछ नहीं हुआ है, हाँ, हाँ, है कि नहीं? तो अभी ज्यादा छेड़छाड़ इधर मत करो इसका। ओके, तो एज इट इज ये ट्रक के ऊपर है ना, रात को 2 बजे जब ट्रैफिक नहीं होगा, लोग सो जाएंगे, आराम से जाने दो उनको बाहर। तो वो लेके गए गोदरेज विक्रोली कंपाउंड। अच्छा, गोदरेज है ना, हाँ, वहाँ पे जगह है गोदरेज वालों की, राइट, ईस्टर्न एक्सप्रेस के बगल में, ओके, वहाँ पे लेके गए वो। अब मेरा काम चालू हो गया है, हाँ, 4 ट्रक, हाँ, इतनी सारी है। अब उसमें बम अलग अलग किस्म के होते हैं, हाँ, कोई धुआं देने वाला बम होता है, राइट, कोई फट के स्टील के टुकड़े उड़ने वाला होता है, राइट, कुछ बिल्डिंग को गिराने वाले होते हैं, कुछ उड़े हुए हैं, राइट, कुछ आधे उड़े हुए हैं, अच्छा, कुछ पूरे साबित है। बराबर, ये बहुत बड़ा काम था मेरा। और मेरे को आदेश ये है कि मैं एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा सकता कहीं बाहर, ओके, क्योंकि मेरे नियम तो एयरपोर्ट के लिए है ना। एयरपोर्ट, इधर कुछ हो, और मैं अकेला हूँ, इधर कुछ हो गया कौन करेगा? राइट, तो मैं मेरे पर्सनल रिस्क के ऊपर में गया, ओके, वहां पे तंबू लगाया, हाँ, और 8 दिन ये काम चला। उसमें से 450 जिंदे बम मिले, लाइव, लाइव बम मिले। फिर उसको हमने रिपेयर करके उसका कंपोनेंट निकाल के डिस्ट्रॉय किए। 3 महीने के बाद ऐसा एक कंटेनर आ गया दोबारा, हाँ, और वो बगैर चेकिंग का बॉयसर चला गया। वो, और बॉयसर में वहाँ पे ये फाउंड्रीज है, हाँ, हाँ, और फाउंड्री में स्फोट हो गया उसका, और 4 लेबर मर गए।
तो ऐसा भी इंडिया में होता है। केसेस। और वहाँ पे मेरे को खुशी है कि मेरे को ये मौका मिला ये करने का, राइट। ऑपरेशन करने का। इसके लिए मेरे को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने गैलेंट्री अवार्ड दिया है, इसके लिए दिया है। Of course, sir. Right. So coming back to 1993 bomb blast, correct? तो ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ था उसमें आपने बहुत एक मेजर रोल प्ले किया था। जब ये हमने मूवी भी देखी थी, जितने न्यूज़ आर्टिकल हमने पढ़े हैं, राइट, हर एक का अपना एक वर्जन था। लेकिन वो वर्जन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस था और बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना एक बहुत मेजर पार्ट था उसमें, राइट? तो क्या सिचुएशन हुई थी जब आपको फर्स्ट कॉल आया था? देखो 12 तारीख को ये 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए बॉम्बे में, राइट। तो जब कभी बेस्ट बस में, ट्रेन में, इससे पहले भी बहुत हादसे हुए बॉम्बे में। यस। और तब एयरपोर्ट मुंबई पुलिस का बॉम्ब स्क्वाड नहीं था। हाँ। तो हर जगह मेरे को बुलाते थे। ओके। उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन। ओके। कि बॉम्ब, अभी बॉम्ब फट गया है, कभी बॉम्ब मिलने के बाद बुलाएंगे, कभी फटने के बाद बुलाएंगे। अच्छा। तो फटने के बाद में जो बुलाते दैट इज पोस्ट एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन। राइट। उसमें ये देखना है कि जो बॉम्ब फट गया उसके अलावा तो और कुछ नहीं है वहाँ पे। राइट। और जो फट गया उसमें क्या था, हाँ, कितना बारूद था, कौन सा बारूद था, क्या मैकेनिज्म था, करेक्ट। और फोरेंसिक के हिसाब से सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, राइट। ताकि फोरेंसिक टेक्निकल रिपोर्ट देगा। ओके। वो टेक्निकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगा हाँ, और तभी जाके कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन सिर्फ खड़ा करके लोगों को इन्होंने बॉम्ब फोड़ा करके कन्विक्शन नहीं होगा। नहीं हो सकता। उसके लिए मैंने सैंपल इकट्ठे करने अच्छा। एज एक्सपर्ट, राइट। जो बाकी लोगों को मालूम नहीं, करेक्ट। वो ठीक तरह से पैक करने हैं, हाँ। उनको हैंड ओवर करने हैं, राइट। ये करने का है। और अगर ये करते टाइम पे अगर बॉम्ब वगैरह मिल गया तो उसको सेफली डिफ्यूज भी करना। जी। तो 12 तारीख को 2:30 बजे, 2 बजे के बाद जब लंच ब्रेक होता है, हाँ। जब भीड़ इकट्ठा स्ट्रीट में होती है, राइट। तो पहला एक्सप्लोजन हुआ। ओके। तो ये एक्सप्लोजन होने के बाद ऐसा लगा कि जो बम्बई में आज तक होते रहे वैसा ही होगा कर, ओके। वन ऑफ टाइप वन। ऐसा है। आगे चल के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होंगे ये पता नहीं था। नहीं। तो रूटीन के तौर पे मेरे को फोन आया, ओके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फोन आया, जरा आके हमको मदद करो करके। तो मैं निकल गया वहाँ से तुरंत। लकीली मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर उस टाइम पे कोई खास अलर्ट वगैरह नहीं था, और मेरे सब लोग यूनिट में हाजिर थे। अच्छी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमको एयरपोर्ट के ऊपर ही जगह दी, रहने की, ऑफिस की, सब कुछ, रेसिडेंस, ऑफिस, सब कुछ। और हम 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट में पहुंच जाते। तो मैं निकल गया वहाँ से। जब मैं वर्ली आ गया, सेंचुरी बाजार, ये पुराना पासपोर्ट ऑफिस, तो ये रास्ता है, ये बीच में डिवाइडर है। हाँ। यहाँ पे एक जीप है खड़ी, ब्रांड न्यू। राइट। एक डबल डेकर आती है, अच्छा। रुक जाती है। हाँ। मैं इस तरफ से आ रहा हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए। राइट। ऐसा ये जीप इधर है, मैं इधर है, बम पड़ गया। सबसे ज्यादा लोग जो मरे हैं वो वर्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में मरे। उस समय क्या हो गया, जो बॉम्ब के अंदर जो स्टील के स्प्लिंटर्स रखे थे ना, हाँ, स्टील के टुकड़े वगैरह, राइट, तो उसमें से कई सारे टुकड़े उठ के हमारे गाड़ी में भी घुस गए थे। ओहो। अगर आप मेरे गाड़ी के फोटोज देखेंगे, राइट, तो पीछे से वो स्टील का जो एक टुकड़ा था वो घुस के पीछे से घुसा, फिर हवा में आया, फिर एक बार अंदर घुसा मडगढ़ के यहाँ से। अच्छा। फिर आगे आके मैं मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, राइट, तो मेरे आके लेफ्ट लेग को लगा, तो वो काफी गर्म था वो, राइट, और स्पीड भी था उसका। अच्छा। तो इंजरी हुई, इतनी तो नहीं लेकिन इंजरी हुई। ओके। और गाड़ी के शीशे टूट गए, कई मेरे स्टाफ के कान के पर्दे फट गए। और ऐसा हुआ कि जो स्पोर्ट हुआ ना, तो हम जा रहे थे, तो एकदम ऐसा महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ गया, जो पीछे से फोर्स आई ना गैस की, राइट राइट, तो जो स्पीड से हम जा रहे थे 40 के, ऐसा लगा कि हम बगैर एक्सीलेटर लगा के 60 से जा रहे कर, और गाड़ी अचानक आगे चली गई। राइट। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ करके, आवाज जोर से आया, राइट, बट दिमाग में ये नहीं था कि बम फटेगा करके। राइट। लेकिन गाड़ी की कांच टूट गए, सब कुछ। मैं गाड़ी चला रहा था तो अचानक मेरे को हवा लगने लगी आगे से।
तभी मेरे को पता चला कि स्क्रीन आगे का कांच टूट गई। कांच तोड़ गई करके। ओके। तो इसलिए मैंने गाड़ी रोकी वहाँ पे और थोड़ा देखा, इंक्वायरी की, तो तब पता चला कि माफी है वो। तो 1 से 5 लोग वहाँ पे मर गए। तो हमने गाड़ी खड़ी करके जब मैं वहाँ पे गया तो ये नज़ारा सीन देखा। तो मैं, मेरे टीम ने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ओके। जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में बिठा दिया। अब क्या होगा कि वहाँ से ये पता चला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो हो गया, यहाँ पे भी हो गया। हाँ। वहाँ पे खबर मेरे को मिली कि ये पांचवा है करके। हाँ। और भी कई जगह पे हुआ है, राइट। सेना भवन हुआ, इधर उधर हुआ। अच्छा। तो मैंने बोला कोई भी टेररिस्ट एयरपोर्ट को नहीं छोड़ेगा। राइट। अगर इतना बड़ा कांड कर रहा है ये तो एयरपोर्ट इज नंबर 1 टारगेट अभी सभी टेररिस्ट का। और मेरा काम तो एयरपोर्ट का है। राइट। और मेरे को इंस्ट्रक्शन थे कि एयरपोर्ट छोड़ना नहीं राइट। किसी भी हालत में। तो मैं वरीड हो गया। अब मैं वहाँ से लौट गया पीछे। हार्डली मैं 50 गज गया होऊंगा तो ट्रैफिक जाम में मिल गया। ओके। वो इतना बड़ा ट्रैफिक जाम था कि सेंचुरी बाजार से लेके पूरा माहिम कॉजवे, और माहिम कॉजवे के यहाँ पे 6-7 रास्ते इकट्ठे आते हैं। अब कुछ लोग तो उस भागदौड़ में मुंबई नॉर्थ को जा रहे थे साउथ से, राइट। कुछ इस तरफ जा रहे थे, कुछ ईस्ट को जा रहे थे, कुछ वेस्ट को जा रहे थे। उससे थोड़ा पहले टेररिस्ट लोगों ने वहाँ पे हैंड बॉम्ब्स डाले थे, ओके। हाई एक्सप्लोजिव के, अच्छा। फिशरमैन कॉलोनी पे। जो ग्रेनेड जिसको। ग्रेनेड जो बोलते हैं, हाई एक्सप्लोजिव हैंड ग्रेनेड, पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है। राइट। तो उसमें से एक ग्रेनेड फटा नहीं और रोड के बीच में पड़ा रहा। अब क्या होगा कि जब ये लोगों ने पुलिस को बताया तो माहिम पुलिस ने, उनका पुलिस स्टेशन है वो, हाँ। तो उन्होंने सब जगह की ट्रैफिक रोक। राइट। वो भी ठीक था क्योंकि अगर फट गया तो कब फटेगा मालूम नहीं। राइट। इस गाड़ी उसके ऊपर चली गई तो फट जाएगा। राइट। तो उन्होंने सब जगह को रोक दी। अब वहाँ पे इतना कमोशन हो गया, एक तो खबर लग हो गई थी कि इतने सारे बॉम्ब स्क्वाड हो गए, इतने सारे लोग मर गए, तो लोग अपने अपने घर जाने के इसमें थे, राइट। काफी वरीड थे। तो हजारों की तादाद में गाड़ियाँ हाँ। और हजारों के तादाद में लोग हाँ। फंस गए थे ट्रैफिक जाम में। ओके। अब मैं तो था सेंचुरी बाजार के पास और ट्रैफिक जाम का हेड था 1 किलोमीटर आगे। तो मैं पैदल चला गया गाड़ी छोड़ के। राइट। और वहाँ पे जाके माइन पुलिस स्टेशन के लोग थे, वहाँ पे उनसे पूछा क्या बात क्या है कर। हाँ। तो उन्होंने बोला एक बॉम्ब जो फटा नहीं है, हाँ। जो रास्ते के बीचों बीच पड़ा है, ओके। और इसलिए हमने ट्रैफिक रोक के रखी है। और हमने हमारे बॉम्ब स्क्वाड को खबर कर दी है, वो आने के बाद वो कार्रवाई करेंगे तब ट्रैफिक छूट जाएगी। तो मैंने बोला आज तो बम्बई में बहुत ये हलचल हो रही है। हाँ। सब रास्ते के ऊपर भगदड़ हो रही है, बॉम्ब स्क्वाड तो पहुंच ही नहीं सकता आपका। राइट। और उसको और भी कहेंगे कॉल आ गए होंगे, वो बिजी होंगे। करेक्ट। उनका लोकेशन है साउथ बॉम्बे में, क्रॉफर्ड मार्केट। वहाँ से इधर आने तो सवाल ही नहीं पैदा होता। करेक्ट। तो फिर मैं वॉलंटियर होके वहाँ चला गया। हाँ। अब क्योंकि मेरे को मालूम है बॉम्ब की फंक्शनिंग वगैरह वगैरह, तो रिस्क तो था। हाँ। रिस्क ये था कि उसका जो सेफ्टी पिन था, सेफ्टी क्लिप, राइट, वो निकल चुका था। अच्छा, सेफ्टी पिन निकल चुका मतलब मेन सेफ्टी जो है वो फटने से पहले वो निकल चुकी है। राइट, अब अंदर के अंदर जो सेफ्टी है हाँ, वो किस हालत में हो मेरे को मालूम नहीं, राइट, तो बहुत डेंजरस होता है वो। करेक्ट, तो मैंने मेरा बॉम्ब ट्रक से एक बॉम्ब ब्लैंकेट करके रहता है, ओके, वो ऐसे मटेरियल की होती है कि उसके ऊपर एक्सप्लोजन का असर नहीं होता है। अच्छा, तो उसको मैंने मंगाया, उसके अंदर डाला, लपेट लिया और वो बैग उठा के मैं माइन सीशोर गया, कि ऐसे लाइव उठा के, और वहाँ पे जाके उसको सेफली मेरे तरीके से उठा दिया। मेरा तरीका क्या है हाँ, कि वो जो ग्रेनेड है उसके ऊपर मेरा बारूद रखने का, हाई एक्सप्लोसिव, हाँ, और उसको एक्सप्लोड करने का, अच्छा, ताकि उसके एक्सप्लोजन से वो उड़ जाएगा कि उस हिसाब से। राइट, तो वो करने के बाद क्या हो गया, एक तो लोगों की जान बच गई काफी सारे, यस, और प्लस इतना बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था वहाँ पे, हाँ, क्योंकि वो तो जंक्शन है कॉज हुई, यस, चारों तरफ से रास्ते आते, वो ट्रैफिक सब खुल गई वहाँ से। करेक्ट, सर। करेक्ट, अब क्या हो गया कि बम्बई में ये जो उस दिन जो हो रहा था, हाँ, इस चीज का किसी को ध्यान में नहीं है कि इतना बड़ा हादसा इधर माइन कॉस्मिक में हुआ है। अच्छा, इसको बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं मिली, किसी को मालूम भी नहीं है ओके, कि यहाँ पे इतना बड़ा ये भी हो गया था, इंसिडेंट भी हुआ था। आई एग्री, वी विल कम बैक टू इट सर। जी। लेकिन ये पूरे केस में
जो पूरा कन्विक्शन हुआ है उसका बेसिस था कि एक स्कूटर में एक बॉम्ब रखा था और वो बॉम्ब फटा नहीं, राइट? और उसका जो डिफ्यूजन है वो भी आपने किया, तो प्लीज उसके बारे में। देखो, ये 12 तारीख का हादसा हो गया, फिर मैं एयरपोर्ट चला गया। हाँ। अब लकीली मैं चला गया तो एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ा था उन्होंने, एयरपोर्ट के अंदर भी ग्रेनेड फेंका था, करेक्ट। एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट के ऊपर, लेकिन उन्होंने डिपार्चर के फ्लाईओवर से जो हैंड ग्रेनेड फेंका, हाँ। वो एयरक्राफ्ट तक पहुंच नहीं पाया। अच्छा। ग्रेनेड तो एक्सप्लोड हो गया है, राइट। तो वहाँ पे जो एयर इंडिया के पार्किंग किए हुए जंबो जेट थे वहाँ नहीं पहुंचे। अच्छा। प्लस हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटूर होटल था एयरपोर्ट पे, राइट। उसमें एक्सप्लोजन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटूर जू में भी था, उसमें भी एक्सप्लोजन हो गया है। राइट। और क्योंकि ये गवर्नमेंट के हैं, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी उनको सेफ्टी कवर देने की, कवर थे। या दोनों एयरपोर्ट को। राइट। तो वहाँ पे जाके पोस्ट एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। ये सब कुछ होने के बाद एयरपोर्ट अलर्ट पे था, तो मैं तो सो नहीं पाया, घर पे नहीं जा पाया। अगले दिन दोबारा फोन आ गया 2:30 बजे, इस समय फोन आ गया कि माटोंगा पुलिस स्टेशन का, राइट। और एयरपोर्ट के, बॉम्बे एयरपोर्ट के बॉम्ब स्क्वाड के इंचार्ज का फोन आ गया। ओके। उन्होंने बोला एक स्कूटर अनआइडेंटिफाई, और हम उसमें डाउट कर रहे कि स्कूटर बॉम्ब है करके। ओके। 12 तारीख को ऐसे स्कूटर बॉम्ब एक्सप्लोड हुए थे राइट। सेंचुरी, ये आपका जवेरी बाजार में। राइट। तो वो लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस था बॉम्बे पुलिस बॉम्ब स्क्वाड को, तो उन्होंने बोला बॉम्ब है। ओके। अब उन्होंने फोन करके बोला सर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा बॉम्ब स्क्वाड तो अभी भी खड़ा हुआ है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है हमको, राइट। तो प्लीज़ आप आके कर दो। 12 तारीख का ये हादसा होने के बाद एयरपोर्ट अलर्ट पे था। ओके। इतने लोग मर गए थे, 257, 1400 के ऊपर घायल हो गए थे। तो दिल्ली से सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी हालत में आपने एयरपोर्ट नहीं छोड़ने का। अब यहाँ से लगातार मेरे को फोन आ रहे थे, मुंबई पुलिस, माटुंगा पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस बॉम्ब स्क्वाड। ओके। राकेश मारिया जो बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, वो है, वो उस समय डीसीपी थे दादर एरिया, राइट। वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके फोन। ओके। अब इतना प्रेशर मेरे ऊपर, मैं तो काफ़ी दुविधा स्थिति में था। एक तो दिल्ली से इंस्ट्रक्शन था एयरपोर्ट छोड़ना नहीं, दूसरा यहाँ से फोन के ऊपर फोन, करेक्ट। और उनका भी सही था, वो बोल रहे थे, वो अपने आप डिक्लेयर कर रहे थे कि सर हम नहीं कर पाएंगे इसको, अच्छा। हमारे बस की बात नहीं है, इतना एक्सपीरियंस है नहीं हमको, राइट। प्लीज आके कर दीजिएगा। ओके। पूरा बम्बई टेंस था। करेक्ट। ये खबर पहुंच गई कि एक बम मिल गया बम्बई में और करके, तो पूरा बॉम्बे शहर अलर्ट। शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, हाँ। वो मंत्रालय से मॉनिटर कर रहे थे ओके। मारिया साहब के साथ, क्या हुआ बॉम्ब का, राइट। मेजर साहब आए कि नहीं एयरपोर्ट से, ओके। क्यों नहीं आ रहे, क्यों देर हो रही है। राइट। ये सब प्रेशर था। तो मेरे खुद की जिम्मेदारी के ऊपर मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं जाता हूँ, ओके। और पुलिस की मदद करता हूँ। तो मैं वहाँ से निकला, इधर पहुँच गया। ये दादर ईस्ट में रेलवे स्टेशन के बाहर नायगांव क्रॉस रोड जंक्शन करके, वहाँ पे ये था। तो ये स्कूटर जो है, वहाँ पे एक डॉक्टर थे मंडोत करके, राइट। उन्होंने पुलिस को खबर की। तब तक रोज टीवी पे आता था कि ऐसा कोई चीज मिलने से बताओ कर, ओके। अनआइडेंटिफाइड। तो डॉक्टर मंडत ने बोला कि ये स्कूटर मैंने इधर 2 दिन से पड़ी है, अच्छा। 12 तारीख से, तभी जाके ये सब कुछ कार्रवाई होके मेरे तक पहुंच। करेक्ट। अब मैं जाने के बाद मेरा मुख्य काम क्या था, वो पब्लिक एरिया था, कमर्शियल एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया था, वो रोड बहुत बिजी था, और बहुत हलचल वहाँ पे होती। और ये सब कुछ देखने के बाद लोग बिल्डिंग है आजू बाजू में, खिड़की दरवाजे में से देख रहे थे क्या हो रहा है करके। राइट। तुम्हारे साहब को मैंने बोला कि देखो बात ऐसे है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब बॉम्ब मिलता है तो डिफ्यूज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। लोगों की जान बचाना इम्पोर्टेंट है। सपोजिंग ये बॉम्ब है, तो जान बचाने का इजी तरीका क्या है कि लोगों को दूर करो। करेक्ट। बॉम्ब को फटने दो। करेक्ट। बॉम्ब फटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग को नुकसान होगा, वो दोबारा बन सकती, राइट। लेकिन आदमी मरने से नहीं आ सकता। नहीं हो सकता। तो लोग समझते नहीं है, वो समझते हम क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक आप इवैक्यूएशन ठीक नहीं करेंगे। एक बार इवैक्यूएशन 100% हो गया, जितना करना चाहिए उतना, उसके बाद मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर मेरे कुछ करने से बॉम्ब फट गया, हाँ, तो नो प्रॉब्लम, मेरे अकेले की जान जाएगी, वो मेरा प्रोफेशनल रिस्क है, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर 50 लोग मर गए बॉम्ब फटने के बाद तो वो तो टेररिस्ट का काम हो गया ना। करेक्ट करेक्ट, वो चाहता था कि बॉम्ब फटे और लोग मरे करके। लोग मरे। बट सिविल में जब मैं जाता हूँ, ऐसे बॉम्ब कॉल मैंने बहुत अटेंड किए शहर में, राइट, इवैक्यूएशन बहुत प्रॉब्लम हो जाता अच्छा, है। एयरपोर्ट पे मेरा हुक्म चलता है तो इवैक्यूएशन तो मैं कर ही सकूंगा। करेक्ट सिटी में नहीं मेरा ये चलता है। Right. एक तो मैं बाहर से आता हूँ, करेक्ट, पुलिस लोगों ने मदद करनी चाहिए। राइट, इतना अच्छा नहीं होता इवैक्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे 1 घंटा मैं रुका। अच्छा, मैं बोला मैं काम नहीं चालू करूंगा। 12 तारीख से स्कूटर पड़ा है और 1 घंटे पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट राइट राइट, लेकिन मैं जब तक नहीं करूंगा चालू, क्योंकि मेरे चालू करने से काफी हलचल होगी उसमें, यस, डिक्की खोल लिया, मेरे को कुछ कुछ करने का डिस्टर्बेंस होगा, बॉम्ब फट सकता है। राइट, तो जब तक इवैक्यूएशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं चालू। फिर काफी चिल्ला चिल्ला के उन्होंने लोग बिल्डिंग से बाहर भी निकाल के 500-600 मीटर तक दूर कर दिए उनको। मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ, तब मैंने काम चालू किया। राइट राइट, अब काम चालू करने के लिए मैकेनिज्म पता करना बहुत जरूरी था। पूरा टिकी आरडीएक्स से भरा था। अच्छा, अभी आरडीएक्स मेरे को कैसे मालूम, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 14 महीने की तो ट्रेनिंग हुई मेरी, आरडीएक्स हैंडल किया हुआ है मैंने। राइट, उसका स्मेल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, करेक्ट, ये मालूम है। प्लस एक नज़र से मैं बता सकता हूँ एज ए बॉम्ब टेक्नीशियन कि ये बॉम्ब है करके। ओके, तो फिर अब जो मैकेनिज्म था वो आरडीएक्स के अंदर था, बाहर से नज़र नहीं आना था। राइट, तो हमारे टूल्स में एक प्लास्टिक का प्रोब होता है। ओके, प्लास्टिक का क्यों होता है कि बाई चांस पावर रहती है, पावर शॉट, वो करंट हो कि शॉर्ट हो के बॉम्ब एक्सप्लोड ना हो जाए, इसलिए प्रोब होता है स्पैटुला जैसे। राइट, तो वो अब 12 केजी फाइनली मिला आरडीएक्स, और मेरे को ग्राम बाय ग्राम उसको खुरचना पड़ा। तो 4 घंटे क्यों लगे मेरे को, ऐसा जबरदस्ती जाके पूरा निकाल दिया ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टाइमर है अंदर, राइट, डिस्टर्ब हो सकता है। ये, तो स्पैटुला से, जैसे आइसक्रीम का स्पून होता है ना लकड़ी का, करेक्ट, वैसे स्पैटुला रहता है, वो थोड़ा 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 करके, इसीलिए 4 घंटे लगे मेरे को माय गॉडनेस। और आप 4 घंटा अकेला? अकेला। अभी 4 घंटा अकेले, मतलब वो बॉम्ब सूट, वो हेलमेट, राइट, वो 25 किलो का बॉम्ब सूट रहता है, 25 की, हेलमेट, गर्मी, राइट, टेंशन, यस, कभी भी कुछ हो सकता है, करेक्ट, बॉम्ब फट सकता है कभी भी। अब ये लोग समझते नहीं, ये लोग। राइट, अब ये गवर्नमेंट की भी जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, जो लोग कंसर्न है, हाँ, उनको मालूम नहीं मेरा हालत क्या था उस समय। एब्सोल्युटली सर, तो ये करने के टाइम आधा डिग्गी आरडीएक्स खुरचने के बाद मेरे को टाइमर दिखा। वो टाइमर कैसे था, टाइम पेंसिल था वो। हाँ, वो जैसे अपने पेंसिल होती है ना, नॉर्मल पेंसिल, राइट, वैसा एक पेंसिल होती है टाइम। ओके, उसका पावर सोर्स वायर वगैरह नहीं होती कुछ, अच्छा, वो एक अलग किस्म का होता है टाइमर। वो उसमें 3 भाग होते हैं। पहले भाग में डेटोनेटर, दूसरे भाग में स्ट्राइकर, और तीसरे भाग में सल्फ्यूरिक एसिड का एम्प्यूल होता है। ओके, टाइम पेंसिल आधा घंटा, 1 घंटा, 12 घंटे, 24 घंटे ऐसे होती है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बन के आती है, अच्छा, और उसके ऊपर मार्किंग रहता है। हरा बोले तो 30 मिनट, लाल बोले तो 1 घंटा, ओके, ब्लू बोले तो 12 घंटा, और कोई येलो बोले तो 24 घंटा। मार्किंग और कलर मार्किंग क्यों होते हैं, जब लड़ाई के टाइम पे उधर लगाना है आगे, हाँ, तो अंधेरा होता है, अच्छा, टॉर्च नहीं लगा सकते। राइट, तो मेरे को कैसा पता चलेगा कि कौन सी पेंसिल कितने टाइम की है, क्योंकि बाहर से आकार सबका सेम होता है, अंदर का टाइमिंग अलग। राइट, राइट, तो ये मेरे को नज़र आ गया। अब नज़र आने के बाद मैं ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता उसको, करेक्ट, क्योंकि टाइम पेंसिल अंदर डालने के पहले उस पीछे का सल्फ्यूरिक एसिड का एम्प्यूल रहता है ना, वो प्लायर से दबाना पड़ता है, ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड टूट के अंदर जो वायर स्ट्राइकर को पकड़ी रहती है, हाँ, वो सल्फ्यूरिक एसिड खा के वो टेंशन निकल के स्ट्राइकर मार देता है। तो अब स्ट्राइकर किस हालत में है मेरे को मालूम नहीं। Right. मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो स्ट्राइकर रह सकता है। तो फिर उसके बाजू का अगेन में खुरच के उसको जरा फ्री किया। फिर एक फिश हुक करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे टूल में, ओके, मतलब फिश लाइन हुक, जो मच्छी के इसको जो करेक्ट, तंबूस आता है नायलॉन का, वो हमारे बहुत काम आता है बॉम्ब टेक्नीशियन।
अच्छा। हाँ, और वो ये तो वो जो मैंने फिश होक था वो लगाया, और उसको अगर मैं 100 मीटर से अगर उसको पुल लगाओ तो वो 100 मीटर का पुल उधर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो जो हम बोलते हैं ना पुली, हाँ, राइट। अगर बीच से कहीं अटक गया, मैं जोर लगाऊं यहाँ पे नहीं पहुंचेगा तो बाहर नहीं निकल गया। तो जो दुकानदार की माल अटकाने का ये भी होक भी थे ना, अच्छा। उसको फिश हुक डाला, फिर ऐसा 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 करके ऐसा किया कि वहां पे मैंने जो फोर्स लगाया यहाँ पे पहुंच नहीं सकी। माय गॉड। 100 किलोमीटर दूर जाके सबको, अगर डेटोनेटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो फट गए तो अभी भी काफी बारूद बाकी है उधर, बाकी बारूद फट जाएगा। राइट। इसलिए सबको, मैं भी अच्छी तरह से शेल्टर लेके हाँ, उसको आहिस्ता से खींचा, और वो टाइम पेंसिल बाहर निकला। एक बार टाइम पेंसिल बाहर निकालने में बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाता है, राइट। क्योंकि एक्सप्लोजिव अपने आप उड़ता नहीं है अच्छा। जब तक उसके ऊपर डेटोनेटर ना हो। Detonator। तो डेटोनेटर निकल गए, लेकिन पूरी चिंता नहीं मिटी अभी। अच्छा। कभी कभी 2 डेटोनेटर रहते हैं, ओ, टेररिस्ट ऐसा भी करते हैं, एक फेल हो जाए। एक फील्ड। राइट। तो और फिर खुरचने का ये चालू हो गया। अब खुरचते टाइम पे स्प्लिट के स्टील के टुकड़े निकलने लगे, अल्टीमेटली 500 टुकड़े निकले उस 500। 500, वो फोटो आप देखेंगे तो 500 आप टुकड़े स्टील के निकले उसमें से। अब वो खुरचते तब जाके वो डिक्की पूरी खाली हो गई, और ये बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। अब काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, 12 किलो RDX निकला है, लाइव है। लाइव। नॉर्मली मैं जब पुलिस की मदद को जाता हूँ तो इससे पूर्व उनको वापस कर देता हूँ, राइट। कि मेरा उससे कोई काम नहीं करे, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी अभी आप करो फॉरेंसिक वगैरह। लेकिन ये 12 की लाइव एक्सप्लोजिव, हाँ, जो पुलिस कभी हैंडल नहीं करते, उनके खाते में RDX नहीं रहता है, वो मामूली एमनिशन होता है। राइट। एज ए एक्सपर्ट मेरे लिए अच्छा नहीं कि उनको दे दूँ, वो पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, अच्छा। कवर्ड में रखेंगे, करेक्ट। बीड़ी सिगरेट पियेंगे, राइट। तो एक्सप्लोजन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट। तो फिर मैंने, मारिया साहब वहाँ पे थे, बाकी लोग थे, उनको बोला कि इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ सिटी के बाहर, डिस्ट्रॉय करूँगा। फिर तब तक अंधेरा हो गया था, 2:30 बजे मैं गया, 1-1.5 घंटा इवैक्यूएशन कर लगा, 4 घंटे इसको लगे। राइट। फिर एक ट्रक मंगाया जो फ्लैट होता है ना, हाँ। साइड में नहीं होता, वो फ्लैट के ऊपर रखा ये 12 किलो एक्सप्लोजिव, सैंड बैग लगाए, ट्रैफिक की गाड़ी ली, हाँ। ट्रैफिक खाली कर दी, ओके। और विक्रोली लेके गए। वहां पे फिर 4 घंटे लगे मेरे को डिस्ट्रॉय करने। एक तो बम्बई में खुली जगह नहीं है, राइट। मैं कहीं कर नहीं सकता हूँ, करेक्ट। पब्लिक ट्रैफिक, यस। तो मैं विक्रोली लेके गया। अब विक्रोली का प्रॉब्लम क्या है, जगह तो है खुली, लेकिन वो एयरपोर्ट के फनल में आता है। राइट। वहां से एयरक्राफ्ट जो है वो डिसेंड होते हैं, यस। और मैं यहाँ पे धमाका करूँ और उसका फोर्स ऊपर जाएगा तो एयरक्राफ्ट डिसबैलेंस हो जाएगा। अब मेरे को वो समय चाहिए था कि एयरक्राफ्ट मेरे को दिखता है दूर से, लाइन अप हो रहा है, हाँ। पर रनवे, राइट। मेरे को वो समय मिलना चाहिए कि एयरक्राफ्ट नहीं और मैं उसको उड़ा दूँ। अच्छा, वो उड़ाना ही पड़ता है। उड़ाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर उसका मिश्रण ठीक नहीं होगा तो जलाना मुश्किल हो जाता है। मैंने इस बार तो जला है, हाँ। लेकिन जलने के प्रक्रिया में कभी कभी एक्सप्लोजन हो जाता है, अच्छा। ज़्यादा हीट पैदा होने से एक्सप्लोजन हो जाता है। राइट। और हीट भी, एयरक्राफ्ट नीचे आ गया, हीट ज़्यादा हो गया, हाँ। बाई चांस डिस्टेबलाइज हो गया एयरक्राफ्ट, तो बहुत प्रॉब्लम था। तो मेरी नज़र एक उधर थी, और एयरक्राफ्ट लैंड होते टाइम पे उसकी लाइट लगती है तो दिख जाता है कि एयरक्राफ्ट आ रहा है। राइट। तो मेरे को वो टाइमिंग का सेट करना पड़ा कि एयरक्राफ्ट दूर है और मेरा काम भी हो जाए कर। तो ये रिस्क भी था। ये सब करने के लिए 8 घंटे चले गए। 8 घंटे। 8 घंटे, दोपहर को 2:30 बजे का मैं निकला हुआ, रात को गया मैं कर। अमेजिंग सर, दिस इज फैंटास्टिक सर। लेकिन सर मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है सर, इसके बाद जो है आप CBI के विटनेस भी बने, राइट, जिसके कारण ये सारी कन्विक्शंस वगैरह हुई, राइट, प्लस आपने आपके सबऑर्डिनेट्स के नाम दिए जो जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, ठीक है, हुसैन जैदी सर का भी सेलिब्रिटी स्कूल पे कोर्स है, उनसे भी, या जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कहीं पे भी आपका नाम जिक्र नहीं हुआ है। और जब भी मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था, इस पूरे चीज़ के लिए आपको कोई अवार्ड भी नहीं मिला है।
तो एक तो चीज़ होगी रिकग्निशन की, एक चीज़ होगी अवार्ड की। तो क्यों ऐसा है सर, क्या रीज़न हो सकता है? देखो, ये स्कूटर जो न्यूट्रलाइज किया ना, सबसे बड़े फायदे क्या है? हाँ, पूरे स्कूटर इंटैक्ट में। राइट, वो स्कूटर ने सिर्फ 6 किलोमीटर रन किया, ओके, माहिम से लेके टाइगर मैनन के घर से इधर तक 6 हाँ। किलोमीटर। राइट, पूरे स्कूटर इंटैक्ट मिली, हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, राइट, चाबी मिली, राइट, ओनर का नाम मिला, हाँ, और कई सारे अरेस्ट उसके वजह से। करेक्ट, अगर वो स्कूटर उड़ जाती तो अल्टीमेटली पकड़े जाते, राइट, लेकिन इतना नहीं पकड़े, जल्दी नहीं पकड़ेगा। जल्दी नहीं तो ये एक बड़ा फायदा हो गया उसका। राइट, लाइव एक्सप्लोसिव मिला RDX 12 किलो। करेक्ट, फोरेंसिक्स साइंस लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट में कि RDX वाज यूज्ड, हाँ, वो फायदा हो गया। राइट, कोर्ट बोल सकता है कि मामूली एक्सप्लोजन था, हाँ, हाँ, उससे तो मर नहीं सकते इतने लोग, अच्छा, लेकिन जब एक्सप्लोसिव RDX था हाँ, एंड दुनिया में उसको मोस्ट डेंजरस करके मालूम है सबको, तो कोर्ट शिक्षा देने में भी सोचेगा, ये ज्यादा शिक्षा दे। प्लांट तो फोरेंसिक लैब अगर उड़ जाता तो कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं, ये जिंदा RDX मिला उनको। राइट, तो एस्टेब्लिश हुआ कि RDX वाज यूज्ड इन बॉम्ब मेकर। ओके, ये एक बड़ी उपलब्धि थी, ये राइट, बॉम्ब न्यूट्रलाइज करनी। ओके, ये होने के बाद हालात बहुत टेंस थे, एयरपोर्ट अलर्ट पे था, सीधे से कॉल आते थे। हाँ, इसी के बीच में टाइम लेके मैंने मेरे जवानों का, जो मेरे साथ उस दिन थे 3 राइट, जवान, हाँ, सबऑर्डिनेट स्टाफ, उनके मैं उनका आया वो इनिशिएटिंग ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, राइट, अगर उनको अवार्ड मिलना है तो मेरे हाथ से जाना है साइन से। तो रात भर बैठ के उनको जल्द उसी 2-4 दिन के अंदर उनका रिकमेंडेशन करके भेज दिया, राइट सर, उनको अवार्ड रिकमेंड किया। हाँ, लकीली क्या हुआ, अवार्ड रिकमेंडेशन टाइम पे पहुंचा और उनको पहले ही रिपब्लिक डे में, अच्छा, ये 93 की है मार्च, हाँ, हाँ, ऑन 26 जनवरी 94 तीनों को गैलेंट्री अवार्ड मिले। ओके, और एक गैलेंट्री अवार्ड तो सेना मेडल को गैलेंट्री राष्ट्रपति द्वारा मिले गए। ओके, ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो 22 लोग थे वो मिलिट्री के थे, अच्छा, और एक्सप्लोजन होने से पहले 12 तारीख का 31 तारीख को मैं रिटायर हो गया आर्मी से, ओ, और मैं सिविलियन हो गया अच्छा, भाई, लेकिन उसी पोस्ट में रहा मैं। राइट, इस डिपार्टमेंट में मेरे को ले लिया कि आप छोड़ के दो आर्मी और हम आपको ले लेंगे। ओके, तो 31 जनवरी को मैंने आर्मी से रिटायर हुआ, राइट, और 1 तारीख को मैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का सिविल एम्प्लॉय बन गया। अच्छा, लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट 22 आर्मी के रह गए, राइट, मतलब मैं सिविलियन आर्मी का यूनिट कमांड कर रहा था। तो उनकी रिकमेंडेशन गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मेरी सिविलियन होने के बाद गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, होम अफेयर्स MHA। ओके, अब इनकी जल्दी पहुंची, मेरी लास्ट बाद में पहुंची, 8 महीने का गैप हुआ, तब तक मामला ठंडा हो गया। अच्छा, अब मेरे नीचे का, मैंने बोला कि मेरे नीचे के जो 4 लोग थे उनका टीम लीडर करके डेजिग्नेशन, हाँ, और मेरा था ऑफिसर इंचार्ज बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। राइट, जब मेरा रिकमेंडेशन MHA में गया तो एक फॉर्मेट होता है, उसमें पूछा जाता है कि आपके साथ कौन कौन लोग थे इस एक्ट में, उनको क्या मिला। तो उधर लिखा था टीम लीडर को सेना मेडल मिला। ओके, अब उनका ख्याल ये हो गया कि जब टीम लीडर को ही मिल गया है, आप ये लफ्ज सुनते हैं टीम लीडर, क्या आपके दिमाग में आता है? मेरे लीडर था, इसी ने काम किया। हाँ, तो उनका ये ग्रह हो गया कि टीम लीडर ने कर दिया, उसको तो मिल गया सेना मेडल। अच्छा, अब ये कौन है, इनको क्या देने की जरूरत है? अब ये जो कंफ्यूजन शुरू हो गया, हाँ, वो पिछले 33 साल से सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ। आज के दिन, कल मैंने 445 बोला, ये निवेदन भेजा राष्ट्रपति जी को। 446, लेटर लिखे हैं राष्ट्रपति जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को, गृह मंत्री जी को, ये DA पे अर्जी करके होता है हमारा डिपार्टमेंट, उसको आज तक मेरे को न्याय नहीं मिला इसका। अभी कुछ लोग तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिंपल थैंक यू तक नहीं बोला। ये सब काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए किया, राइट, मेरा कुछ ताल्लुक नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, मैं केंद्र सरकार के कर्मचारी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं आया, और सिर्फ 12 और 14 को नहीं आया, इससे पहले भी कई बार उन्होंने बुलाया। 92 के रॉयट्स हो गए, 3 महीने तो मैं घर नहीं गया, मेरे फैमिली को नहीं देखा। पूरा बम्बई शहर को मैं कंप्लीट कवर करता था, कुलाबा से लेके भाईंदर, कुलाबा से लेके पनवेल तक।
और एक बार अगर मैं शहर में जाऊँ बॉम्ब कॉल अटेंड करने को तो 8 घंटे तो पहले तो वापस नहीं आता था, नहीं हो सकता। ट्रैफिक वगैरह वगैरह। तो इतना कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करने के बाद उन्होंने आज तक एक थैंक यू नहीं बोला। सर अभी एक मूवी रिलीज हुई है चंदू चैंपियन, ठीक है, जिसमें कार्तिक आर्यन है। तो एक सिमिलर स्टोरी है, राइट, जहाँ पे एक्स मिलिट्री पर्सन जो है वो अर्जुन अवार्ड लेने के लिए जाते हैं और फिर दिखाया है कि कैसे उन्हें वो अर्जुन अवार्ड नहीं दिया क्योंकि इंडिया के पास में कुछ रिकॉर्ड्स ही नहीं थे, राइट। मुझे ये आपकी स्टोरी बहुत सिमिलर लगती है, राइट, और मुझे वेरी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है सर कि जो आपने सारी बातें बताई, कि कैसे वो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट या बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के टाइम 8 घंटे जो आपने बिताए होंगे अकेले वहाँ पे, राइट, क्या प्रेशर में आपने वो काम किया होगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका हक बनता है कि हम सब आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, प्लस आपको जो ये अवार्ड है या रिकग्निशन है जिसके आप हकदार हो वो मिलना ही चाहिए, राइट। और वो अवार्ड से आपको वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट ऑफ कोर्स एक होता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी कंट्री से मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो आई वुड कम्प्लीटली रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। और मेरा तो बहुत तहे दिल से इच्छा है कि आपको आपका ड्यू रिस्पेक्ट मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस सर। एंड आई जस्ट विश कि दिस स्मॉल लिटल कॉन्वर्जेसन थोड़ा सा कुछ हेल्प करे आपको आपका ऑनर मिलने के लिए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर सर्विंग।